गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास थर्ड, सब्जेक्ट हिंदी व्याकरण, चैप्टर फर्स्ट भाषा और व्याकरण स्टार्ट कर रहे हैं। आप सभी बच्चे अपने बुक्स ओपन कीजिए और पेज नंबर 3 निकालिए। पेज नंबर 3 के ऊपर चैप्टर नंबर फर्स्ट भाषा और व्याकरण, यह इस चैप्टर का वीडियो पार्ट फर्स्ट है। तो चैप्टर फर्स्ट कौन सा है? भाषा और व्याकरण। भाषा किसे कहते हैं और उसके बाद व्याकरण किसे कहते हैं। तो पहला टॉपिक हो गया हमारे पास कौन सा? भाषा। इसका क्वेश्चन बना सकते हैं अपन कि भाषा किसे कहते हैं। देखिए, जिस साधन या माध्यम द्वारा हम अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के द्वारा कही गई बात को समझते हैं, ऐसा साधन भाषा कहलाता है। जिस साधन या माध्यम द्वारा हम अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के द्वारा कही गई बात को समझते हैं, ऐसा साधन भाषा कहलाता है। रिपीट कर रहा हूं, जिस साधन या माध्यम द्वारा हम अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के द्वारा कही गई बात को समझते हैं, ऐसा साधन भाषा कहलाता है। क्लियर? भाषा के रूप, यानी भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 2 रूप होते हैं। कौन सा? मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा को हम बोलकर और सुनकर भी कह सकते हैं और लिखित भाषा को हम लिखकर और पढ़कर कह सकते हैं। तो देखिए, भाषा के रूप। पॉइंट नंबर 2, भाषा के रूप। स्टार्ट कर रहे हैं। भाषा के रूप। भाषा के 2 रूप होते हैं। भाषा के 2 रूप होते हैं। पहला मौखिक भाषा तथा दूसरा लिखित भाषा। भाषा के 2 रूप होते हैं। पहला मौखिक भाषा तथा दूसरा लिखित भाषा। ठीक है? अब फर्स्ट पहला मौखिक भाषा। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? देखिए, जब हम बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और सुनकर दूसरों की बात समझते हैं, तो ऐसी भाषा मौखिक भाषा कहलाती है। जब हम बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और सुनकर दूसरों की बात समझते हैं, तो ऐसी भाषा मौखिक भाषा कहलाती है। मौखिक रूप के अंतर्गत बोलकर तथा सुनकर ग्रहण किया जाता है। मौखिक रूप के अंतर्गत बोलकर तथा सुनकर ग्रहण किया जाता है। फिर दोबारा कर रहा हूं एक बार। मौखिक भाषा, जब हम बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और सुनकर दूसरों की बात समझते हैं, तो ऐसी भाषा मौखिक भाषा कहलाती है। मौखिक रूप के अंतर्गत बोलकर तथा सुनकर ग्रहण किया जाता है। फर्स्ट टॉपिक हो गया भाषा के रूप का। अब सेकंड कौन सा? लिखित भाषा। दूसरा कौन सा है? लिखित भाषा। जब हम लिखकर अपने विचारों और भावों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और पढ़कर
दूसरों की लिखी गई बात को समझते हैं तो भाषा का ऐसा रूप लिखित भाषा कहलाता है। जब हम लिखकर अपने विचारों और भावों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और पढ़कर दूसरों की लिखी गई बात को समझते हैं तो भाषा का ऐसा रूप लिखित भाषा कहलाता है। लिखित रूप के अंतर्गत लिखकर तथा सुनकर ग्रहण किया जाता है। लिखित रूप के अंतर्गत लिखकर तथा सुनकर ग्रहण किया जाता है। क्लियर? भाषा के दोनों टॉपिक क्लियर हो गए। भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने रूप होते हैं, ठीक है। अब टॉपिक नंबर 3 लिपि। टॉपिक नंबर 3 लिपि। भाषा को लिखने के लिए कुछ संकेतों तथा चिन्हों और ध्वनियों की आवश्यकता पड़ती है। इन चिन्हों और संकेतों के समूह को लिपि कहते हैं। भाषा को लिखने के लिए कुछ संकेतों तथा चिन्हों और ध्वनियों की आवश्यकता पड़ती है। इन चिन्हों और संकेतों के समूह को लिपि कहते हैं। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, लिपि किसे कहते हैं। भाषा को लिखने के लिए कुछ संकेतों तथा चिन्हों और ध्वनियों की आवश्यकता पड़ती है। इन चिन्हों और संकेतों के समूह को लिपि कहते हैं। नोट: अलग अलग भाषाएं अलग अलग लिपियों में लिखी जाती हैं। इसको याद रखना। नोट: अलग अलग भाषाएं अलग अलग लिपियों में लिखी जाती हैं। क्लियर? नोट: हिंदी, संस्कृत, गुजराती तथा मराठी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी, संस्कृत, गुजराती तथा मराठी भाषा देवनागरी लिपि में दोबारा कर रहा हूं। नोट: हिंदी, संस्कृत, गुजराती तथा मराठी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। एक बार फिर कर रहा हूं। हिंदी, संस्कृत, गुजराती तथा मराठी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है तथा अंग्रेजी रोमन लिपि में तथा अंग्रेजी रोमन लिपि में, उर्दू फारसी लिपि में और पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है तथा अंग्रेजी रोमन लिपि में, उर्दू फारसी लिपि में और पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं। हिंदी, संस्कृत, गुजराती तथा मराठी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है तथा अंग्रेजी रोमन लिपि में, उर्दू फारसी लिपि में और पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। फिर नोट देखिए, मातृभाषा क्या है ना? मातृभाषा अपने परिवार में रहकर व्यक्ति जो भाषा बोलना सीखता है वह भाषा मातृभाषा कहलाती है। फिर कर रहा हूं, मातृभाषा
अपने परिवार में रहकर व्यक्ति जो भाषा बोलना सीखता है वह भाषा मातृभाषा कहलाती है। फिर भी कर रहा हूं, मातृभाषा किसे कहते हैं? अपने परिवार में रहकर व्यक्ति जो भाषा बोलना सीखता है वह मातृभाषा कहलाती है। फिर नोट देखिए, राष्ट्रभाषा, इसका क्वेश्चन बना सकते हैं हम, राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? संपूर्ण देश में बोली जाने वाली राष्ट्रभाषा कहलाती है। संपूर्ण देश में बोली जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। संपूर्ण देश में बोली जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। क्या भारत की राष्ट्रभाषा? हिंदी। और राष्ट्रभाषा कैसे कहते हैं? संपूर्ण देश में बोले जाने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूं से, राष्ट्रभाषा संपूर्ण देश में बोली जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। नेक्स्ट नोट देखिए, राजभाषा। राजभाषा किसे कहते हैं? जिस भाषा का प्रयोग संपूर्ण देश का कामकाज चलाने के लिए सरकारी स्तर पर किया जाता है उसे राजभाषा कहते हैं। जिस भाषा का प्रयोग संपूर्ण देश का कामकाज चलाने के लिए सरकारी स्तर पर किया जाता है उसे राजभाषा कहते हैं। फिर कर रहा हूं, जिस भाषा का प्रयोग संपूर्ण देश का कामकाज चलाने के लिए सरकारी स्तर पर किया जाता है उसे राजभाषा कहते हैं। नेक्स्ट नोट देखिए, हिंदी दिवस। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? भारत में प्रति वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस भारत में प्रति वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अपना लास्ट टॉपिक बच गया व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण का क्या महत्व होता है? देखिए टॉपिक नंबर 4, व्याकरण। जिस ज्ञान से हम भाषा को शुद्ध बोलना और शुद्ध लिखना सीखते हैं उसे व्याकरण कहते हैं। हर भाषा का अपना व्याकरण होता है। फिर भी करना, जिस ज्ञान से हम भाषा को शुद्ध बोलना और शुद्ध लिखना सीखते हैं उसे व्याकरण कहते हैं। हर भाषा का अपना व्याकरण होता है। लास्ट बार इसको कर रहा हूं, देखिए, जिस ज्ञान से हम भाषा को शुद्ध बोलना और शुद्ध लिखना सीखते हैं उसे व्याकरण कहते हैं। हर भाषा का अपना व्याकरण होता है। ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया है। अब इसका हम होमवर्क करेंगे।